जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 17, भावना योग एवं सकारात्मक संवाद कला। भावना योग नकारात्मकता का स्थायी समाधान। तो भावना योग से हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन कैसे सीख सकते हैं, ये चैप्टर इसके बारे में है। मानव जीवन की यात्रा में संवाद कम्युनिकेशन एक आधारशिला है, जिसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुआयामी होती है। यह केवल विचारों के आदान प्रदान का माध्यम नहीं, अपितु हमारी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। हमारी गहनतम सोच, हमारी सूक्ष्म भावनाएं और हमारे संस्कारों की छाप, ये सभी हमारी वाणी और व्यवहार के जरिए ही बाहरी दुनिया के समक्ष प्रकट होते हैं। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बताई है कि कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ थॉट्स को एक्सचेंज करने का मीडियम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है आपकी इंटरनल स्टेट का। आपकी इंटरनल स्टेट कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी सूक्ष्म भावनाएं जो अ, बहुत ही लाइक डीप, आपके इमोशंस कैसे हैं और आपके संस्कार कैसे हैं। तो ये सब का मिला जुला रूप है होके आपका कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन में सिर्फ आपके विचारों का आदान प्रदान नहीं, ये सारी चीजें भी रिफ्लेक्ट होती हैं। विडंबना यह है कि आज के इस भागदौड़ भरे युग में जहां तकनीकी प्रगति ने हमें जोड़ा है, वही मानवीय संवाद अक्सर विवाद, गलतफहमी और मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भावना युग एक प्रकाश स्तंभ के रूप में उभरता है। यह हमें एक ऐसा दिव्य मार्ग प्रदान करता है जिससे हम अपने संवाद को न केवल संघर्ष से बचा सकते हैं, बल्कि उसे सहयोग, समाधान, संयम और सौहार्द का एक शक्तिशाली माध्यम बना सकते हैं। तो भावना युग जो है ये कम्युनिकेशन को मानसिक तनाव या गलतफहमी और आर्ग्यूमेंट, इसकी बजाय आप उसे सहयोग, समाधान और संयम, आप रिजोल्यूशन, हार्मोनियस और हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन कैसे हो, ये हमें भावना युग सिखाता है। यह अध्याय गहनता से इस बात की विवेचना करता है कि कैसे भावना युग की नियमित और समर्पित साधना हमारे विचारों की अशुद्धियों को परिमार्जित करती है, हमारी वाणी में स्वाभाविक मधुरता और सत्यता का संचार करती है और हमारे दैनिक व्यवहार में करुणा, धैर्य तथा संयम जैसे दिव्य गुणों को सहजता से प्रकट करती है। यह संवाद को एक कला के रूप में स्थापित करता है, जिसे भावना योग के सिद्धांतों से सीखा और निखारा जा सकता है। तो ये चैप्टर इसी बारे में है कि भावना योग से हमारी जो वाणी है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, हमारा कॉन्वर्सेशन है, वो कैसे काइंड, पेशेंट और पॉजिटिव हो सकता है। भावना योग और संवाद का गहन अंतर संबंध। तो देखते हैं कि भावना योग और संवाद के बीच में कोरिलेशन क्या है। भावना योग अपने चारों महत्वपूर्ण चरणों, प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक, ये चार चरण हम पिछले काफी सारे चैप्टर्स में बार बार रिपीटेटिवली देखते आए हैं, तो अब तक तो सबको याद हो गया होगा। तो इन चार चरणों के माध्यम से व्यक्ति के अंतर मन की परतों में जमी हुई नकारात्मकता और विकारों की गहराई से साफ करता है। यह इस एक प्रकार की आंतरिक शुद्धिकरण प्रक्रिया है। जब हमारा मन निर्मल, शांत और शुद्ध होता है, तो इसका सीधा और सकारात्मक प्रभाव हमारी वाणी और हमारे व्यवहार पे पड़ता है। वह स्वतः ही संयमित, प्रेमपूर्वक और सकारात्मक हो जाते हैं। तो अगर आपका मन शांत है, तो आपकी वाणी भी जो है वो शांत और सकारात्मक ही होगी। अगर आपके मन में अशांति है, अगर आपके मन में अशुद्धता है, मन में विकारों से भरा हुआ है, गुस्से से भरा हुआ है, चिड़चिड़ेपन से भरा हुआ है और किसी नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी उसी तरीके का होगा। तो पहला चरण जो भावना योग का है उसे देखते हैं, प्रार्थना। यह हृदय से निकली हुई पुकार है जो हमारे मन में शुभ, कल्याणकारी और उदात्त संकल्पों को जन्म देती है।
ये संकल्प हमारे संवाद को स्वाभाविक रूप से करुणामय, संवेदनशील और दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण बनाते हैं। प्रार्थना से वाणी में आर्द्रता आती है। सेकंड है प्रतिक्रमण। यह आत्मनिरीक्षण की एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अतीत में कहे गए अशुभ, कठोर या दुखदाई वचनों की पहचान करते हैं। यह पहचान हमें उन गलतियों के प्रति जागरूक करती है और उनके लिए सच्चे हृदय से पश्चाताप करने की प्रेरणा देती है, जिससे भविष्य में ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति ना हो। प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण से प्राप्त बोध के आधार पर, प्रतिक्रमण से हम जो जानकारी मिलती है हमें अपने गलतियों की, उसकी बेसिस पे प्रत्याख्यान हमें भविष्य में वाणी की ऐसी चूकों, ऐसी गलतियों और कटु शब्दों या नकारात्मक संवाद से बचने की दृढ़ प्रतिज्ञा करने में सहायता करता है। यह संकल्प शक्ति को मजबूत करता है और वाणी पर नियंत्रण स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। फोर्थ है सामायिक। यह समता और स्थिरता का अभ्यास है जो मन को बाहरी उत्तेजनाओं और आंतरिक विक्षोभों से अप्रभावित रहने की क्षमता प्रदान करता है। तो मन के अंदर जब एकदम से आवेश आ जाता है या एकदम से आप एक्साइटेड इन नेगेटिव वे, उत्तेजना मतलब कि मन के अंदर जो एकदम से उत्तेजित हो जाना, अचानक से गुस्सा आ जाना, आवेग आ जाना, आंतरिक विक्षोभ। तो अंदर से जब एकदम से ऐसा नेगेटिविटी आती है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है और आप एकदम से इंस्टेंटली कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो वो भावना युग के प्रभाव से मन में स्थिरता के अभ्यास और संतुलन स्थापित होता है। तो ये विक्षोभ और उत्तेजनाओं से आप अप्रभावित रहते हैं। जब मन में स्थिरता और संतुलन स्थापित होता है तो हमारी भाषा में स्वाभाविक रूप से अहिंसा, सौम्यता, धैर्य और मिठास का समावेश हो जाता है। तो अगर आपके मन में ही स्थिरता है और संतुलन है, बैलेंस्ड है और स्टिलनेस है, तो आपकी वाणी और आपकी भाषा जो है वो नेचुरली ही हारमोनियस होगी और पेशेंस होगी। तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें सामने वाले ने उत्तेजित कर दिया, सामने वाले ने मुझे ट्रिगर कर दिया। सामने वाले कुछ नहीं है, सामने वाला का ट्रिगर, सामने वाला का जो बोलना, वो सिर्फ इस चीज का रिफ्लेक्शन है कि आपके अंदर कुछ अस्थिर है, आपके अंदर समता नहीं है या आपके अंदर कुछ इम्बैलेंस है। अगर आपके अंदर बिल्कुल स्टिलनेस और बैलेंस है तो सामने वाला आपको ट्रिगर नहीं कर सकता। तो ये जब भी हम कई बार ये व्यवहार में लेते हैं कि सामने वाले ने बोला इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, तो सामने वाले का बिहेवियर जो भी रहा हो, उसकी भाषा जो भी रही हो, आपके अंदर आप अपनी इतनी स्थिरता और इतना संतुलन बना सकते हैं कि सामने वाले की किसी भी भाषा से आप उत्तेजित ना हो, वो आपको ट्रिगर ना कर पाए। संवाद में भावनात्मक अशुद्धियां एवं उसके दुष्परिणाम। तो अब देखते हैं कि इमोशनली नेगेटिविटी से कम्युनिकेशन कैसे इफेक्ट होता है और उसके नेगेटिव रिजल्ट्स क्या हैं। जब व्यक्ति भावना योग जैसी आंतरिक साधनाओं से दूर रहता है तो उसके मन की अशुद्धियां भाषा के माध्यम से प्रकट होने लगती हैं, जिससे संवाद में कई प्रकार की नकारात्मकता और विकृतियां आ सकती हैं। तो यदि आप भावना योग नहीं करते हैं, आप अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण नहीं करते हैं, तो जो मन की अशुद्धियां हैं, जो मन के अंदर नेगेटिव विकार हैं, वो भाषा के माध्यम से प्रकट होते हैं। ये न केवल संबंधों को बिगाड़ती है बल्कि स्वयं के लिए भी अशांति का कारण बनती है। तो भाषा के माध्यम से प्रकट होंगे तो सामने मतलब रिलेशनशिप में जो खराब होंगे वो तो होगा ही कम्युनिकेशन की वजह से, लेकिन ये आपके अंदर भी एक अशांति का कारण बनती है क्योंकि आपका अंतर्मन जो है वो शांत अवस्था में नहीं है और वो अशांति आपको अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है और कई रोगों को जड़ें देती है। तो पहली अशुद्धि है भावनात्मक अशुद्धि, कटाक्ष और ताना। यह दूसरों को शब्दों के माध्यम से चोट पहुंचाने या उन्हें नीचा दिखाने की एक सूक्ष्म प्रवृत्ति है। इसके मूल में अहंकार या ईर्ष्या हो सकती है और यह संबंधों में स्थायी कड़वाहट घोल सकता है। तो अगर आपके अंदर अहंकार या ईर्ष्या की भावना है तो उससे कई बार इंसान
इस तरीके की भाषा का उपयोग करता है कि वो सामने वाले को नीचा दिखाना चाहता है या उसे चोट पहुंचाना चाहता है। सेकंड है झूठ और बनावट। अपने किसी तात्कालिक स्वार्थ की पूर्ति हेतु या किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए जानबूझकर असत्य बोलना या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना, यह विश्वास को समाप्त करता है और चरित्र की दुर्बलता को दर्शाता है। तो अगर आप किसी भी रीजन से झूठ बोल देते हैं, मतलब या तो अपने फेवर में कुछ चीज करवाने के लिए, या आप चाहते हैं कि अगर सच बताया तो कुछ चीजें खराब हो जाएंगी तो इसलिए झूठ बोल देता हूँ, तो जैसे भी है किसी भी रीजन से अगर आपने झूठ बोला है और सामने वाले को जब एक बार समझ में आ गया कि आपने झूठ बोला है, कि आप तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। कई लोग बोलते हैं हमने झूठ नहीं बोला लेकिन हमने आधी बात बताई, आधी नहीं बताई, या उसको मॉडिफाई करके बता दी। वो भी झूठ बोलने का ही एक पर्याय है, उसमें भी 100% ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी नहीं है। तो ये ना होने की वजह से विश्वास समाप्त हो जाता है। और जब सामने वाले का आप पे से विश्वास समाप्त हो गया, तो रिश्तों में दरार पड़ना तो बहुत ही नेचुरल है। तो झूठ बोलना जो है वो चरित्र की भी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। चिढ़ और आक्रोश। जब मन क्रोध, हताशा या अधीरता से भरा होता है तो व्यक्ति अक्सर असंयमित, कठोर और अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर बैठता है। ऐसे शब्द संबंधों में गहरी दरार डाल सकते हैं। तो अगर आपके मन में भावनाएं हैं क्रोध की, हताशा की यानी कि डिसअपॉइंटमेंट की, या इम्पेशंस की, तो कई बार व्यक्ति बहुत हार्ड और डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज कर लेता है। तो ये सारा भी मतलब भावनाओं की उत्पत्ति से ही आपको लगता है कि अगर सामने वाला मेरी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड में ये है कि उसके अंदर कौन सी भावनाएं हैं। तो उसके अंदर अगर क्रोध, डिसअपॉइंटमेंट और इम्पेशंस बहुत ज्यादा भर गया है, तो उसकी लैंग्वेज में ऐसे हार्श वर्ड्स निकलने शुरू हो जाते हैं। पीठ पीछे निंदा या चुगली करना। किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में उसके बारे में नकारात्मक बातें करना या अफवाहें फैलाना, यह न केवल उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है, बल्कि समाज में द्वेष, अविश्वास और नकारात्मकता के वातावरण को भी बढ़ावा देता है। भावना योग। इन सभी भावनात्मक और वाचिक विकृतियों को पहले स्वीकार करने, फिर उनके मूल कारणों को समझने और अंततः उन्हें शुद्ध एवं संयमित करने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत करता है। तो वाचिक विकृति क्या? बोलने में जो विकृति है, कि मतलब अगर आप पीठ पीछे निंदा कर रहे हैं, आक्रोश में हैं, झूठ या बनावटी बातें कर रहे हैं, या किसी को ताना मार रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं, तो ये वाचिक विकृति है कि आपके वचनों में विकृति है। तो पहले उसे स्वीकार करना, उसके मूल कारणों को समझना और अंततः उन्हें शुद्ध व संयमित करना, ये भावना योग के द्वारा एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तरीके से किया जा सकता है। सकारात्मक संवाद की आधारभूत विशेषताएं। भावना योग की साधना से जब अंतर्मन शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तो हमारा संवाद स्वतः ही निम्नलिखित उदात्त विशेषताओं से युक्त हो जाता है। तो भावना योग की आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे जब आपका अंतर्मन प्योरिटी और पॉजिटिव एनर्जी से भरता जाता है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो नेचुरली ही पॉजिटिव क्वालिटीज का हो जाता है। वो क्वालिटीज क्या है? पहला है सत्यनिष्ठा। जो कुछ भी कहा जाए वह न केवल तथ्यात्मक रूप से सत्य हो, बल्कि उसके पीछे की भावना भी सच्ची और कल्याणकारी हो। इसमें छल कपट या अर्ध सत्य का कोई स्थान नहीं होता। सेकंड क्वालिटी है मधुरता। भाषा में स्वाभाविक रूप से करुणा, प्रेम, विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव परिलक्षित होता है। कठोरता और कर्कशता का अभाव हो, जिससे सुनने वाले को शांति और अपनत्व का अनुभव होता है। तीसरी विशेषता है उपयोगिता, हितकारी वचन। वाणी का प्रयोग केवल सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से हो। हमारे शब्द ऐसे हों जो कि किसी का हित करे, किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करे, या किसी को प्रेरणा और सांत्वना प्रदान करे। व्यर्थ वार्तालाप से बचाव हो। चौथी विशेषता है समय और स्थान की उपयुक्तता, विवेक। कब, कहाँ, किससे और कैसे कहना है, इसका सूक्ष्म विवेक होना अत्यंत आवश्यक है।
उचित समय और स्थान पर कही गई बात प्रभावी होती है, जबकि अनुचित संदर्भ में वही बात निष्प्रभावी या हानिकारक हो सकती है। फिफ्थ है मौन का सम्मान और महत्व। भावना योग हमें यह भी सिखाता है कि हर समय बोलना ही संवाद नहीं है। कभी कभी मौन रहना, ध्यान से सुनना या शब्दों के बिना अपनी उपस्थिति से शांति का संचार करना भी एक गहरा और प्रभावी संवाद हो सकता है। जहां मौन बेहतर विकल्प हो, वहां चुप रहने की कला विकसित होती है। तो ये 5 क्वालिटीज हैं जो कि डेवलप होती हैं कम्युनिकेशन के एरिया में, अगर आप नियमित भावना योग का अभ्यास करते हैं तो। भावना योग से संवाद में आने वाले रूपांतरकारी परिवर्तन। तो भावना योग से कम्युनिकेशन में और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है? भावना योग का नियमित अभ्यास हमारे संवाद के प्रत्येक पहलू में सकारात्मक और गहरे परिवर्तन लाता है। नीचे दी गई तालिका दर्शाती है कि साधना से पूर्व और साधना के पश्चात व्यक्ति के विचार, भाषा, स्वर और प्रतिक्रियाओं में कैसे रूपांतरण आ सकता है। तो 4 एरिया हैं: विचार, भाषा, स्वर और प्रतिक्रिया। थॉट्स, लैंग्वेज, टोन और रिएक्शन। तो फर्स्ट है विचार, थॉट्स। तो साधना से पहले की स्थिति अगर किसी इंसान की ऐसी हो कि प्रतिक्रियात्मक हो, वो भ्रमित हो, नकारात्मक हो, पूर्वाग्रह युक्त हो, यानी कि वो नेगेटिव हो, इंसान बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में हो, इनडिसाइसिव हो, तो उसकी भावना योग के बाद की जो स्थिति बनेगी वो बनती है स्पष्ट, संयमित, शुभ, सकारात्मक और विवेकपूर्ण। तो उसके अंदर क्लैरिटी, पॉजिटिविटी और कंट्रोल, एक वाइस डिसीजन लेने की क्षमता विकसित होती है। तो ये विचार के क्षेत्र में परिवर्तन, रूपांतरण आता है। तो परिवर्तन नहीं है, रूपांतरण है। परिवर्तन और रूपांतरण में फर्क है। परिवर्तन होता है कि एक चीज में आपने थोड़ा कुछ जोड़ तोड़ कर दिया तो आपने उसको परिवर्तन कर दिया। रूपांतरण मतलब एक से लेके पूरी की पूरी उसकी रूपरेखा ही बदल गई। मतलब नकारात्मक व्यक्ति सकारात्मक हो गया तो उसका रूपांतरण हो गया। परिवर्तन का दूसरा क्षेत्र है भाषा। साधना से पहले की स्थिति कठोर, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक, दोषारोपण युक्त। साधना के बाद की स्थिति सौम्य, सहानुभूतिपूर्ण, मधुर, रचनात्मक, समाधान उन्मुख। तो ये भाषा में ये रूपांतरण हो सकता है कि किसी की हार्श लैंग्वेज हो तो वो हारमोनियस बन सकती है। कोई क्रिटिसाइजर हो तो वो पॉजिटिव या क्रिएटिव हो सकता है अपनी भाषा में। स्वर का परिवर्तन क्षेत्र में है ऊंचा। साधना से पहले की स्थिति होती है ऊंचा, रूखा, अधीर और तनावपूर्ण। भावना युग के अभ्यास के बाद की स्थिति होती है शांत, धैर्यपूर्ण, मधुर, स्थिर और आत्मविश्वासपूर्ण। प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्ड आप कैसे करते हैं? तो साधना के पहले की स्थिति होती है तात्कालिक, क्रोध, आवेश, बचाव की मुद्रा, बहस। और भावना योग के अभ्यास के बाद की स्थिति होती है सूझबूझ, संतुलन, शांतिपूर्ण समाधान और सुनने की क्षमता। तो पहले रिस्पॉन्स करने की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि आप इमीडिएटली, आपको गुस्सा आता है, आप हर आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं और हमेशा अपना डिफेंसिव मोड में रहते हैं। भावना योग के बाद आप बैलेंस्ड, पीसफुल और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और आपकी लिसनिंग पावर भी बढ़ जाती है। आप क्लियरिटी से लिसन करते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए लिसन करते हैं कि मुझे अपने आप को डिफेंड करना है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण का प्रतीक है, जो स्थायी और गहरा होता है। तो ये बिहेवियर चेंजेस या भाषा के जो चेंजेस या कम्युनिकेशन के जो चेंजेस हैं, ये सिर्फ बाहर नहीं है कि कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनको पता होता है कि अच्छे तरीके से बिहेव कैसे करना है, व्हाट इज द राइट कोड ऑफ कंडक्ट। तो वो अपने आप को उस तरीके से ट्रेन कर लेते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से ऐसे बात करनी है, ऐसे बात नहीं करनी है, ऐसे टोन रखनी है, ऐसे पिच नहीं रखनी है। ये सारी चीजें वो अपने आप को मेंटली ट्रेन कर लेते हैं। लेकिन वो जो ट्रेनिंग है और वो जो रियलिटी है वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन तक या एक लिमिट तक ही उनके साथ चलती है, जहां पे रियलिटी इंटेंस या
रियल इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं कॉन्वर्सेशन पे, वहां पे वो लोग भी अपना बैलेंस खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बनाई है ये चीज, आप बात करने का तरीका, ये उनका बाहरी आवरण है। बाहर से सीख साख के उन्होंने बना लिया कि अच्छा मुझे इतने अच्छे ऐसे बोलूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा, ऐसे बोलूंगा तो लोग मेरी तारीफ करेंगे, वटेवर। लेकिन वो बाहरी परिवर्तन जो है वो एक सीमा के बाद में इंसान का काम नहीं देता है, और वो कहीं ना कहीं अगर आपका किसी के साथ में गहरा कम्युनिकेशन या गहरा रिश्ता है तो उस इंसान को आपकी असलियत पता चलती ही चलती है। तो असलियत जो है वो सिर्फ तभी अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है असली में, जिसके अंदर भावनाएं अच्छी हो। तो यह परिवर्तन जो है ये भावनाओं का परिवर्तन है। जब आपकी भावनाएं परिवर्तित होंगी तो ये गहरा और स्थायी परिवर्तन बनता है आपकी भाषा में। इसके कुछ प्रेरक उदाहरण हैं। जीवन में उतरे परिवर्तन। फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक परिवर्तन की कहानी। स्कूल में पढ़ने वाली एक मेधावी छात्रा थी, किंतु उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। उसे हर छोटी छोटी बात पर तुरंत गुस्सा आ जाता था, और वह अक्सर अपने मित्रों, सहपाठियों, यहाँ तक कि माता पिता से भी रूखे और कटु शब्दों में बात करती थी। उसकी इस आदत से सभी परेशान थे। जब उसे भावना योग की साधना के विषय में पता चला तो उसने प्रतिदिन नियम से प्रत्याख्यान, मैं आज किसी से भी क्रोधपूर्ण या कठोर शब्द नहीं कहूंगी, और प्रार्थना, हे प्रभु मेरी वाणी में मधुरता और प्रेम का संचार करो, का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही सप्ताहों में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगे। धीरे धीरे उसकी भाषा में स्वाभाविक मधुरता आने लगी। वह किसी भी बात का उत्तर देने से पहले कुछ क्षण सोचने लगी, और उसके स्वभाव में आया यह सकारात्मक परिवर्तन उसके परिवार और मित्रों ने स्पष्ट रूप से अनुभव किया। तो यह एक एग्जाम्पल है कि कैसे एक लड़की ने अपना प्रत्याख्यान और प्रार्थना से उसका स्वभाव जो है रुष्ट से मधुर हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है कार्यकालीन जीवन में बदलाव की कहानी। एक निजी कंपनी में कार्यरत एक कुशल कर्मचारी था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि टीम मीटिंग्स में वह हमेशा दूसरों की बात पूरी होने से पहले ही उन्हें काट देता था और अपनी बात थोपने का प्रयास करता था। इससे टीम का माहौल तनावपूर्ण हो जाता था और उसके सहकर्मी उससे कतराने लगे थे। जब उसने अपने एक मित्र की सलाह पर भावना योग का अभ्यास विशेष रूप से सामायिक शुरू किया तो कुछ ही समय में उसमें अद्भुत परिवर्तन आया। सामायिक ने उसमें दूसरों की को ध्यान से सुनने की शक्ति और गहरे धैर्य को विकसित किया। जब वह मीटिंग्स में पहली सबकी बात सुनता, फिर शांति से उस पर अपने विचार रखता, तो परिणाम स्वरूप न उसके सहकर्मी न केवल उसकी बात को महत्व देने लगे, बल्कि उसके इस बदले हुए व्यवहार की सराहना भी करने लगे, और टीम की उत्पादकता में भी सुधार हुआ। तो एक जो प्राइवेट कंपनी में वर्कर था, उसकी आदत थी कि वो दूसरों की बात सुनने से पहले ही उसे काट देता था और अपनी बात थोपने लगता था। तो सामायिक की प्रैक्टिस करने से उसकी लिसनिंग एबिलिटी बढ़ गई, और उसने पेशेंटफुली लोगों को सुनना शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों ने उसके काम की भी सराहना करी और टीम की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। अभ्यास। संवाद साधना हेतु दैनिक भावना योग। तो संवाद की साधना के लिए कैसे दैनिक भावना योग करना है? सकारात्मक संवाद कला को विकसित करने के लिए भावना योग के निम्नलिखित अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो ये अभ्यास दिए हैं कि जिसको करने से आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, लेकिन ये भी भावना योग का ही अभ्यास है। प्रत्येक संवाद से पूर्व 5 सेकंड का मौन। किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत या किसी भी बात का उत्तर देने से कम 5 सेकंड के लिए सचेत रूप से मौन रहें। इस छोटे से अंतराल में अपने मन को शांत और संयमित करें। यह आपको प्रतिक्रियात्मक होने की बजाय विवेकपूर्ण उत्तर देने में मदद करेगा। तो अगर आप 5 मिनट का वेट करके और अपने मन को शांत करके उत्तर देते हैं तो आप रिएक्ट करने की बजाय सोच समझ के उत्तर देंगे। दैनिक प्रत्याख्यान में संवाद संकल्प जोड़ें। अपने दैनिक प्रत्याख्यान में एक वाक्य अवश्य जोड़ें। मैं आज पूरे दिन सभी के साथ आदर पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सत्य और संयमित वाणी में बात करूंगा या करूंगी।
इस संकल्प को दिन में कई बार दोहराएं। थर्ड है रात्रि में प्रतिक्रमण का अभ्यास। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट निकालकर प्रतिक्रमण करें। स्वयं से पूछें, क्या मैंने आज जानबूझकर या अनजाने में किसी से कठोर शब्द कहे? क्या मेरी किसी बात से किसी को दुख पहुंचा? यदि हाँ, तो मैं उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में अधिक सजग रहने का प्रयास करूंगा या करूंगी। मौन ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय 5 से 15 मिनट मौन ध्यान जैसे कि सोहम ध्यान या आनापानसति ध्यान का अभ्यास करें। आनापानसति ध्यान है कि आप अपनी श्वास को आते जाते देखें, इनहेल और एक्सहेल पे कंसंट्रेट करें आंख बंद करके। यह अभ्यास आपकी वाणी की ऊर्जा को शांत, संतुलित और सकारात्मक बनाने में अत्यंत सहायक होगा। तो ये श्वास पर ध्यान देने से आपके अंदर जो है वो पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, और उस पीस से आपकी वाणी की जो ऊर्जा है, शब्द नहीं, वाणी की ऊर्जा, तो आप किस एनर्जी से स्पीक करते हैं। कई बार ऐसा नहीं होता है कि वो सामने वाला कुछ भी कहे लेकिन हमको उसकी एनर्जी से फील हो रहा है कि अरे यार ये तो शायद झूठ बोल रहा है, भले ही वो तथ्य नहीं भी मिल रहा हो हमें, लेकिन हमें उसकी एनर्जी से ही सेंस हो जाता है कि अरे ये झूठ बोल रहा है या इसकी इंटेंशन कुछ और है। तो वाणी में भी एक ऊर्जा होती है। तो आप उस ऊर्जा को शांत और संतुलित और सकारात्मक कैसे बना सकते हैं, वो मौन ध्यान का अभ्यास करके। कई बार जो कोई गुस्से से चिल्ला रहा है तो उससे बोला जो होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बोलने की इंटेंसिटी से होती है, जो ऊर्जा होती है, वो हमें ज्यादा नेगेटिव फील होती है। तो वाणी की ऊर्जा को संतुलन करने में मौन ध्यान सहायक है। इन अभ्यासों की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। तो अगर आप इन सारे अभ्यासों को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका संवाद जो है बेहतर बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। निष्कर्ष। संवाद एक साधना। भावना योग केवल कुछ ध्यान या साधना पद्धतियों का समुच्चय मात्र नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली और एक उन्नत संवाद संस्कृति का निर्माण करता है। यह हमें गहराई से सिखाता है कि हमारी वाणी सिर्फ भौतिक शब्द नहीं है, बल्कि वे शक्तिशाली ऊर्जा के सूक्ष्म वाहक हैं, सॉरी। तो हमारी वाणी सिर्फ भौतिक शब्द नहीं है, बल्कि वे शक्तिशाली ऊर्जा के सूक्ष्म वाहक हैं। तो शब्द जो है वो सिर्फ भौतिक शब्द नहीं है, लाइक मतलब सिर्फ शब्दों, वाणी जो है वो उसका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। उस शब्दों के साथ में एक शक्तिशाली ऊर्जा भी निकल रही होती है हमारे शरीर से, स्वर के रूप में, वाणी के रूप में। तो हम एक ऊर्जा को चैनल कर रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उससे ऊर्जा चैनल हो रही है। जब यह वाचिक ऊर्जा, जो बोलने की, जो बोलने से जो एनर्जी निकलती है, जब वो एनर्जी प्रेम, करुणा, सत्य और संयम जैसे सकारात्मक गुणों से ओतप्रोत होती है, तब हमारा प्रत्येक संवाद एक साधना बन जाता है, संघर्ष या विवाद का कारण नहीं। तो अगर आपकी बोलने की एनर्जी में ही काइंडनेस है, प्यार है, सच है, तो वो पॉजिटिविटी या उस तरीके से बोलना, वो वाचिक ऊर्जा ही आपकी साधना बन जाती है कई बार। तो ये प्रत्येक संवाद एक साधना बन जाता है अगर आप इन सकारात्मक गुणों से युक्त ऊर्जा, वाचिक ऊर्जा का प्रभाव हो रहा है तो। भावना योग के नियमित और निष्ठापूर्ण अभ्यास से हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करते हैं, बल्कि सार्थक, सकारात्मक और शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से अपने परिवार, समाज और संबंधों में एक नई चेतना, सौहार्द और समझ का संचार कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं जहां संवाद दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो भावना योग के अभ्यास से अगर आपकी वाणी अच्छी हो रही है, आपका संवाद शांतिपूर्वक और सकारात्मक हो रहा है, तो आपके रिश्ते और मजबूत बनेंगे, और रिश्ते मजबूत बनेंगे तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा जिसमें कम्युनिकेशन से लोग और निकट आएंगे, ना कि दूर जाएंगे। अभ्यास तालिका। तो ये कुछ अभ्यास हैं सकारात्मक संवाद के लिए, तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए हमें डेली क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उसमें फर्स्ट है
फर्स्ट प्रैक्टिस है प्रार्थना। प्रार्थना में हमें क्या बोलना चाहिए? हे परमपिता परमेश्वर, मेरी वाणी में सदैव प्रेम, करुणा, सत्य और मधुरता का वास हो। ये कब करना चाहिए? प्रातःकाल तुरंत उठने के बाद। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका पर्पस है कि दिन की सकारात्मक शुरुआत हो, शुभ संकल्पों का आरोपण हो और वाणी की शुद्धि हो। सेकंड प्रैक्टिस है प्रत्याख्यान। मैं आज पूरे दिन सभी प्राणियों से मधुर, हितकारी और संयमित भाषा में बात करूंगा या करूंगी। ऐसा प्रत्याख्यान लें या आप खुद को संकल्प करें। इसका टाइम, करने का टाइम क्या है? दोपहर में या किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पूर्व भी आप इसको कर सकते हैं। और इसका करने से पर्पस क्या है? कि ये संवाद में सजगता और संयम बनाए रखना, नकारात्मक शब्दों से बचाव। थर्ड प्रैक्टिस है प्रतिक्रमण। आज दिन भर में मेरे द्वारा कही गई किसी बात से मैंने किसी को जाने अनजाने में दुख पहुंचा होगा, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसको प्रैक्टिस करने का टाइम है रात में सोने से पहले। और पर्पस है आत्मनिरीक्षण, पिछली त्रुटियों से सीखना और भविष्य के लिए सुधार का संकल्प। चौथी प्रैक्टिस है मौन साधना। उदाहरण के लिए सोहम ध्यान या श्वास को देखने का ध्यान, आते जाते श्वास को देखना आंख बंद करके 5 से 10 मिनट तक। ये प्रैक्टिस आप किसी भी समय कर सकते हैं, स्पेशली मॉर्निंग या इवनिंग में करें तो ज्यादा अच्छा है। इसका पर्पस है वाणी को आंतरिक ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करना, मन को शांत रखना। फिफ्थ प्रैक्टिस है संवाद सजगता अभ्यास। किसी भी प्रतिक्रिया या उत्तर देने से पहले 5 सेकंड रुककर सोचकर बोलना। इसको करने का टाइम है प्रतिदिन प्रत्येक संवाद के दौरान। तो मतलब जब भी आप कोई कॉन्वर्सेशन करें, कम्युनिकेशन करें, तो इसको एक नीक प्रैक्टिस बनाते चलें कि कोई आपसे बात कर रहा है तो आप को जो भी रिस्पॉन्ड करना है 5 सेकंड के लिए पॉज लें और फिर रिस्पॉन्ड करें। इसका पर्पस है तात्कालिक प्रतिक्रिया के स्थान पर विवेकपूर्ण और संतुलित उत्तर देना सीखना। तो आप इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की बजाय बैलेंस्ड आंसर देना सीखेंगे। शंका समाधान। तो ये शंका समाधान में से कुछ प्रश्न और उत्तर हैं जो लिए हैं इस बुक में, इस टॉपिक से रिलेटेड। सकारात्मक संवाद को लेकर सामान्य प्रश्न एवं उनके उत्तर। पहला सवाल, क्या हर परिस्थिति में हर किसी के साथ शांत और संयमित बोलना व्यवहारिक रूप से संभव है, खासकर जब सामने वाला उत्तेजित हो? उत्तर, यह सत्य है कि कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में शांत और संयमित रहना कठिन प्रतीत हो सकता है, परंतु यह असंभव नहीं है। भावना योग का नियमित अभ्यास हमारे मन को आंतरिक रूप से इतना सशक्त और शांत बनाता है कि बाहरी उत्तेजनाएं हमें सहजता से विचलित नहीं कर पाती। तो ये जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बाहरी उत्तेजनाएं, बाहर वाला, सामने वाला जो कुछ भी कह रहा है वो आपको ट्रिगर नहीं कर सकता अगर आपका अंतर मन इतना स्ट्रांग और पीसफुल है कि वो अपना बैलेंस ना खोए। एक ऐसी स्टेट आप बना सकते हैं भावना योग के नियमित अभ्यास से। निरंतर टाइम लगेगा, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन आप इस स्टेट में पहुंच सकते हैं, अपने अंतर्मन को इतना स्ट्रांग बना सकते हैं कि सामने वाला का ट्रिगर आपको ट्रिगर नहीं करेगा। तो ये नहीं होगा कि सामने वाला ने हमें उत्तेजित कर दिया। यह क्षमता धीरे धीरे विकसित होती है और अभ्यास के साथ हमारी वाणी में भी स्वाभाविक रूप से उतरती है। प्रारंभ में प्रयास करना पड़ सकता है, किंतु समय के साथ ये सहज स्वभाव बन जाता है। तो धीरे धीरे ये डेवलप होता है, इमीडिएटली नहीं होगा। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा, शुरू में हो सकता है आप कई बार चूक जाएं, आप ना कर पाए, लेकिन टाइम के साथ ये स्लोली आपके अंदर डेवलप हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कई बार लोग मेरे सौम्य और विनम्र व्यवहार को मेरी कमजोरी समझ लेते हैं और मेरा अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? इसका आंसर है, विनम्रता और सौम्यता कदापि कमजोरी नहीं, बल्कि ये व्यक्ति की आंतरिक शक्ति, आत्मविश्वास और परिपक्वता के परिचायक हैं। शांत और विनम्र व्यक्ति का प्रभाव भले ही धीरे धीरे होता हो, परंतु वह गहरा और स्थायी होता है। सत्य और सौम्यता में अपार शक्ति होती है। यदि कोई आपके व्यवहार का गलत अर्थ निकालता है तो भी अपने सिद्धांतों पे अडिग रहें।
आपका निरंतर सकारात्मक व्यवहार अंततः लोगों की सोच को बदलने की क्षमता रखता है। आवश्यकता पड़ने पर दृढ़तापूर्वक अपनी बात कहना विनम्रता का त्याग नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन है, कई बार लोग उसको गलत तरीके से उसका उस इंसान को यूज करने लगते हैं। तो वो चीज ये है कि ये सॉफ्ट स्पोकन होना या विनम्र होना कमजोरी नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है। आपको अपनी बात को अगर आप दृढ़ता से कह रहे हैं तो उसको विनम्रता का त्याग करना नहीं कहा जाएगा। लेकिन आप किस तरीके से कह रहे हैं उसमें आप अभद्र हो सकते हैं या विनम्र ना हो। लेकिन अपनी बात पे टिके रहना या उसको दृढ़ता पूर्वक कहने में कोई विनम्रता का त्याग नहीं है। क्वेश्चन 3, जब कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर गलत या अपमानजनक बातें कहे, तो क्या ऐसी स्थिति में भी चुप रह जाना ही सही है? नहीं, चुप रहना हमेशा सही समाधान नहीं होता, और न ही भावना योग निष्क्रियता सिखाता है। मौन का भी विवेकपूर्ण उपयोग होना चाहिए। भावना योग हमें सिखाता है कि क्या बोलें, कैसे बोलें, कब बोलें और कहाँ बोलें। यदि कोई निरंतर गलत व्यवहार कर रहा है, तो सही ढंग से सही समय पर दृढ़ किंतु शांत और सम्मानजनक शब्दों में अपनी बात रखना या उसके प्रति प्रतिवाद या उसका प्रतिवाद करना भी सकारात्मक संवाद का ही एक अंग है। उद्देश्य स्थिति को सुधारना होना चाहिए, ना कि उसे और बिगाड़ना। तो भावना युक्त ये कभी नहीं सिखाता कि आप निष्क्रिय रह जाओ या अपमान सहते रहो। लेकिन उसका अगर आपको प्रतिवाद भी करना है तो आप शांत और सम्मानजनक प्रतिवाद करो, क्योंकि आपको अपना बैलेंस नहीं खोना है। तो इसका पर्पस हमेशा स्थिति को सुधारना होना चाहिए, ना कि उसे बिगाड़ना। फोर्थ क्वेश्चन है, आजकल के बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? उनके साथ कब और कैसे संवाद करना चाहिए ताकि वे हमारी बात समझें? उत्तर, बच्चों के साथ संवाद हमेशा सरल, स्पष्ट, कोमल, प्रेम पूर्वक और सबसे महत्वपूर्ण सच्चा होना चाहिए। वे शब्दों से अधिक हमारी भावनाओं और व्यवहार को ग्रहण करते हैं। उन्हें डांटने या आदेश देने की बजाय उनके स्तर पर आकर उन्हें धैर्यपूर्वक समझाने या उनके विचारों को सुनने की जरूरत होती है। भावना योग के सिद्धांतों को बच्चों के साथ संवाद में भी उतारा जा सकता है। उदाहरण के लिए, हर रात उन्हें सुलाते समय कुछ शुभ प्रेरणादायक बातें या कहानियां सुनाना, उनके अच्छे कार्यों की सराहना करना और उनसे प्रेम पूर्वक बातचीत करना उनके कोमल मन पर सकारात्मक संस्कार डालते हैं। तो बच्चों में सकारात्मक संवाद कौशल विकसित करने हेतु कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए हैं इस टेबल में। फर्स्ट सुझाव सजेशन है, स्वयं आदर्श बने। बच्चों से मधुर और सम्मानजनक भाषा में बात करें। व्यवहारिक तरीका बिहेवियरल आपका कैसा होना चाहिए? बच्चे अनुकरण से सीखते हैं। यदि आप गुस्से में, ऊंची आवाज में या अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही व्यवहार करना सीखेंगे। सेकंड सजेशन है, मुझे माफ करना कहना सिखाइए, सॉरी कहना सिखाइए। यदि बच्चा किसी को अपशब्द कहता है या गलत व्यवहार करता है, तो उसे उसकी गलती का एहसास कराएं और बाद में उसे प्रेम से उस व्यक्ति से क्षमा मांगने के लिए प्रोत्साहित करें। थर्ड सजेशन है, रोज 3 जादुई शब्द का अभ्यास। 3 जादुई शब्द क्या है? थैंक यू, प्लीज और सॉरी। तो बच्चों से प्रतिदिन पूछें, आज आपने किसे कब थैंक यू, प्लीज या सॉरी कहा। इन शब्दों का महत्व समझाएं। फोर्थ सजेशन है कि रोल प्ले के माध्यम से सिखाएं। बिहेवियरली आप इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं? विभिन्न काल्पनिक स्थिति बनाएं, जैसे अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज हो जाए तो तुम उससे क्या कहोगे, या तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम कैसे मांगोगे। इससे बच्चों को भावनात्मक संवाद का व्यवहारिक अभ्यास मिलता है। नेक्स्ट सजेशन है, संयमित और सोचकर उत्तर देने का खेल। बच्चों से कोई सरल प्रश्न पूछें और फिर कहें 3 तक गिनो या 5 सेकंड सोचो फिर जवाब दो। इस अभ्यास में उनके संवाद के प्रति सजगता और धैर्य का बढ़ावा होता है। नेक्स्ट सजेशन है, भावना योग की एक लघु प्रार्थना या संकल्प। बच्चों को दिन में कम से कम एक बार ये कहने के लिए प्रेरित करें, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं सबसे प्यार से और अच्छे से बात करूं, या मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा या करूंगी। तो ये ऐसा संकल्प बच्चों से डेली कराएं।
नेक्स्ट सजेशन है सकारात्मक कहानियां और चर्चा। बच्चों को ऐसी कहानियां सुनाएं जिनमें पात्र सकारात्मक संवाद और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन करते हों। कहानी के बाद उस पर सरल चर्चा करें। इन सुझावों को धैर्य और प्रेम के साथ अपनाने से बच्चों में संवाद कौशल का सुंदर विकास किया जा सकता है। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि भावना योग से हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कैसे पॉजिटिव बन सकता है, क्योंकि अपने अंदर अगर पॉजिटिव गुणों पॉजिटिव भावनाओं का विकास हुआ तो बाहर भी वो अपनी भाषा में और बोलचाल में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। इसी के साथ इस चैप्टर को विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू।